खुद को महर्षि से छिपाना शनाया की सबसे बड़ी परेशानी थी। हालांकि शनाया चली भी जाए तो महर्षि हर बार की तरह उसे फिर ढूंढ लेंगे। शनाया अंगूठी से पूछती है, क्या तुम बता सकती हो कि महर्षि मुझे हर बार कैसे ढूंढ लेते हैं? कहीं इसका कारण वो सूचक यंत्र तो नहीं जो उन्होंने मेरी पीठ पर लगाया था? अंगूठी जवाब देती है, मैंने महर्षि के हाथ में एक अंगूठी देखी थी। वो काले रंग की थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे बालों से बनाया हो। कहीं वो तुम्हारे बाल तो नहीं है? शनाया अंगूठी से कहती है, तो क्या महर्षि ने मुझ पर बालों वाला काला जादू किया है? मुझे डर लग रहा है। बालों से होने वाला काला जादू एक खतरनाक जादू माना जाता था। बालों की अंगूठी को पहनने वाला इंसान दूसरे इंसान का पता तुरंत लगा सकता था। शनाया महर्षि के बारे में सोचती है कि वो कितने आजाद घूमते हैं और मुझे उन्होंने नजरबंद कर रखा है। शनाया जानती थी कि जितना समय महर्षि ने मुझे ढूंढने में लगाया है, शायद उन्होंने किसी भी चीज पर इतना समय बर्बाद किया होगा। कहीं ना कहीं शनाया को लगने लगा था कि वो अंगूठी शनाया और उनके बीच हुई सगाई की अंगूठी हो सकती है, लेकिन ये सब जानते ही शनाया हैरान हो गई और उसे महर्षि की कही हुई हर बात झूठी लगने लगी। शनाया अपने बालों में हाथ फेरती है, तब अंगूठी शनाया से कहती है, क्या तुम अपने बाल काटने की सोच रही हो? लेकिन इसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि बालों की जड़ें तब भी तुम्हारे सर में रहेंगी और महर्षि तुम्हें ढूंढ निकालेंगे। शनाया अंगूठी की बात पर हंसती है और अंगूठी से कहती है, नहीं नहीं, मैं अपने बाल नहीं काट रही हूं, मेरे पास इससे बचने का तरीका है। शनाया पहले से ही काले जादू के बारे में कुछ चीजें जानती थी, इसीलिए इस तरह के जादू से बच निकलना उसके लिए मुश्किल नहीं था। हालांकि शनाया को कभी एहसास नहीं हुआ कि वह अंगूठी जो महर्षि ने पहनी थी वो बालों से बनी होगी। शनाया के दिमाग में एक योजना थी, पर पहले उसने शांत रहना सही समझा। ये सोचते हुए जैसे ही शनाया ने अपना सर उठाया, उसके सामने गोलाकार सीढ़ियां बननी शुरू हो गई। सीढ़ियों को देखकर शनाया सोच रही थी कि दूसरी मंजिल पर क्या हो सकता है। शनाया की जिज्ञासा बढ़ती गई, इसीलिए वो सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर आ गई। वहां दरवाजा हल्का खुला था और वो अंदर जा सकती थी, लेकिन शनाया ने कोमल को आवाज दी, सीढ़ियों के ऊपर वाले कमरे में क्या है? कोमल शनाया की बात सुनकर हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आया कि आज अचानक कमरे में सीढ़ियां कहां से आई। आज तक किसी ने उन सीढ़ियों को नहीं देखा था, इसीलिए कोमल शनाया के पीछे दूसरे माले तक गई। उसने देखा कि दरवाजा आधा खुला हुआ है और वो सोचने लगी, दूसरी मंजिल में तो आज तक कोई नहीं गया था, वहां कोई दरवाजा नहीं था और ना ही कोई सीढ़ी थी, और अचानक ये क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? क्या शनाया को दूसरी मंजिल पर जाने की अनुमति है? कहीं इस दरवाजे से अंदर जाना खतरनाक तो नहीं होगा? कोमल इस कमरे को लेकर डरी हुई थी, इसलिए वो शनाया को रोकना चाहती थी। कोमल ने शनाया की तरफ हाथ बढ़ाया, फिर कुछ सोचते हुए उसने अपने हाथ पीछे ले लिए। महर्षि इस तरह की चीजें करते रहते थे। हो सकता है कि शनाया अंदर जा सके, इसीलिए उन्होंने दरवाजा दिखाया हो। कमरे के अंदर जाते ही एक ही इंसान की कई सारी तस्वीरें देखकर शनाया का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन हर चित्र का भाव और प्रदर्शन अलग अलग थे। कुछ चित्र खड़े होकर और कुछ बैठकर चाय पीते हुए और कुछ मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हुए बनाए गए थे। तब शनाया को याद आया कि उसने उसी तरह के कपड़ों में गुफा के अंदर एक साधु को ध्यान में बैठा हुआ देखा। भले ही उसने अपना चेहरा ढक रखा था, लेकिन उसके दांतों की बनावट से वह आसानी से पहचाना जा रहा था, और ध्यान की स्थिति वाला चित्र तो बिल्कुल उस गुफा वाले साधु से मेल खाता था। उसके हाथों की बनावट, बालों की लंबाई, सब कुछ एक जैसा था। ये सब देख करके शनाया उस मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए अंगूठी से पूछती है, अंगूठी, क्या तूने इस इंसान को पहचाना? अंगूठी जवाब देती है, हाँ, मैं इसे जानती हूँ। अंगूठी ने उस जगह के भगवान के बारे में सुना था जो सबसे ऊपर हैं, सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबके द्वारा जिनकी पूजा की जाती है। ऐसा इंसान जो इंसान होते हुए भी वहां रहने वाले सभी लोगों के लिए भगवान के समान है। ये कहा जाता था कि वो अपने दर्शन 100 सालों में एक बार करवाते थे। साल के किसी भी त्योहार के दिन वो जादू की तरह लोगों के सामने आते थे और फिर सभी लोग उनकी पूजा करते थे, पर बहुत समय से उन्हें किसी ने नहीं देखा। साथ ही शनाया को यह भी पता चलता है कि भगवान को किसी का भी बलिदान पसंद नहीं था, इसीलिए वो उस इंसान को भी सजा देते थे जो खुद का बलिदान देने की कोशिश करता हो। अगर ऐसा नहीं होता तो शनाया कभी भी ये सब चित्र देखने के लिए नहीं बचती। शनाया ये सब जानकर और सुनकर खुद को बहुत असहाय महसूस कर रही थी कि तभी वो अंगूठी से पूछती है, तू क्या कहती है, क्या ये महर्षि हो सकते हैं? अंगूठी शनाया की बात का जवाब देती है, नहीं, महर्षि भगवान नहीं हो सकते। भगवान सबसे पवित्र इंसान है, वो कभी किसी की बातों में नहीं आते और ना ही उन पर किसी चीज का कोई असर होता है। साथ ही जब भी किसी इंसान को परेशानी होती है तब भगवान उसे बचाने के लिए आते हैं और उस इंसान को देखते हैं। शनाया सोच रही थी जो कुछ भी अंगूठी ने उन तस्वीरों के बारे में कहा, क्या वो सब सच था? क्या ये सारी तस्वीरें किसी भगवान की थी? शनाया एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, क्या भगवान का चेहरा ऐसा है?
अंगूठी जवाब देती है, शायद ऐसा हो, लेकिन मैंने जब भी उन्हें देखा हर बार उनका चेहरा ढका हुआ था। शनाया फिर पूछती है, क्या ऐसा हो सकता है कि महर्षि और भगवान दोनों जुड़वा भाई हों? क्योंकि इस तस्वीर के अनुसार उनका चेहरा काफी हद तक महर्षि जैसा ही लगता है। अंगूठी कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। सब लोग जानते हैं कि भगवान की उम्र और पृथ्वी की उम्र एक समान है। जितना मैं महर्षि के बारे में जानती हूँ, शायद वो 100 साल के होंगे। शनाया कुछ सोचते हुए फिर अंगूठी से पूछती है, फिर वो दोनों एक जैसे क्यों लगते हैं? अब मुझे ये मत कहना कि महर्षि भगवान के अवतार हैं। अंगूठी जवाब देती हुई कहती है, नहीं, वो एक जैसे नहीं दिखते। उनकी विशेषताएं पूरी तरह से अलग है। उसके एक जैसे दिखने का एक कारण महर्षि की कल्पना हो सकती है। हर इंसान अपने भगवान जैसा दिखना चाहता है, इसलिए हो सकता है कि महर्षि भगवान की पूजा करने और दिन रात उनके बारे में सोचने के कारण उनके जैसे दिखने लगे हों। लेकिन ये बात साफ है कि वो ना तो एक है और ना ही जुड़वा भाई। शनाया कहती है, हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि पहले के लोग जैसा दिखना चाहते थे उसकी मूर्ति बनाकर लगातार उसे देखते थे और कुछ सालों में चमत्कार हो जाता था। शनाया अंगूठी से पूछती है, क्या तूने यहाँ आने के बाद भगवान को देखा? अंगूठी कहती है, नहीं, मैंने यहाँ उन्हें कभी नहीं देखा। शनाया अंगूठी के ऊपर हाथ रखते हुए कुछ सोचती है कि कहीं महर्षि ने ये सब मूर्तियां और तस्वीरें खुद तो नहीं बनाई। जिस तरह से शनाया ने गुफा में उस इंसान को देखा था, वैसी ही मूर्ति महर्षि के महल में भी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि महर्षि ने हूबहू मूर्ति बनाकर गुफा में भी रखवाई हो? तभी शनाया को याद आया कि महल में घूमते हुए उसने पहरेदार के मुंह से सुना था कि महर्षि समलैंगिक है। ये बात शनाया के लिए बहुत अलग थी और उसे इस बात पर हंसी भी आ रही थी। फिर उसके दिमाग में एक और सवाल आया कि अगर ये बात सच निकली तो वो इंसान भगवान तो नहीं जिनसे महर्षि प्रभावित हुए हों। शनाया को ऐसा लग रहा था कि उसे महर्षि के बारे में कोई बहुत बड़ी बात पता चली है, जिस पर उसे एक बार जोर से हंसी आई। महापुरुषों के राज अगर आसानी से लोगों को पता चल जाएं तो उनके विनाश का कारण बन सकते हैं। ये बात शनाया बहुत अच्छी तरह से जानती थी। तभी शनाया दौड़ते हुए सीढ़ी से नीचे आती है, जहां कोमल अभी भी उसका इंतजार कर रही है। शनाया खुश होकर कोमल से पूछती है, तू मेरे साथ अंदर क्यों नहीं आई? कोमल मुस्कुराते हुए प्यार से जवाब देती है, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने आपका नीचे रुककर इंतजार करना सही समझा। कोमल साफ साफ झूठ बोल रही थी। वो शनाया के साथ अंदर नहीं जाना चाहती थी। उसे ऐसा लग रहा था शायद उस रूम में जाना उसके लिए ठीक नहीं होगा, इसीलिए महर्षि के आदेश के अनुसार वो शनाया पर नजर रखने के लिए बाहर ही खड़ी थी। शनाया अपने कमरे में वापस आई तो उसने देखा कि कोमल उसके लिए नहाने का सामान लेकर आई है। महर्षि ने कोमल को बताया कि जो भी शनाया मांगेगी वो उसे मिल जाना चाहिए, इसलिए शनाया के बताए मुताबिक कोमल उसके लिए नहाने की सारी चीजें लेकर आई थी। शनाया नहाने का सामान लेकर बाथरूम के अंदर गई और कोमल पहरेदार के साथ उसके नहाने तक बाहर खड़ी थी। शनाया के नहाने की सामग्री बहुत ही अजीब थी। उसने नहाने के लिए फूल, मसाले, जड़ें और कुछ अलग तरह की दवाइयां मंगवाई थी। पहरेदार कोमल से कहता है, लगता है श्रीमान अलग किस्म की पसंद रखते हैं। कोमल पहरेदार का जवाब सर हिलाकर हाँ में देती है। कोमल को शनाया से कोई डर नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि महर्षि ने महल के अंदर आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा एक शील बनाई है जिसे तोड़ पाना असंभव है, और साथ ही महल के अंदर किसी भी तरीके का मंत्र या जादू भी नहीं किया जा सकता। लेकिन शनाया के कमरे से बाहर आने पर कोमल को उनके साथ बने रहने के कड़े आदेश दिए गए थे। ऐसे तो महल की दीवारें मजबूत थी और दरवाजे लोहे के बने हुए थे, जिसे खोलना या पार करना मुश्किल था, इसलिए कोमल को सिर्फ दरवाजे पर नजर रखने की जरूरत थी। शनाया को बाथरूम में गए बहुत देर हो गई थी, इसलिए कोमल ने बाहर से आवाज लगाई, लेकिन शनाया ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कोमल शनाया से कहती है, मैं अंदर आ रही हूं। कोमल उस मोटे आदमी को नहाते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी आंखें हल्की सी बंद की और वो अंदर चली गई। वहां जाकर उसने देखा कि बाथ टब से आवाज आ रही थी। कोमल बाथ टब के पास गई, पर उसे वो मोटा आदमी कहीं दिखाई नहीं। वो सोचने लगी, आखिर वो आदमी कहां चला गया। कोमल ने बाथ टब में हाथ डालकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कोमल के हाथ में झंझनाहट होने लगी और वो बेहोश हो गई। तभी शनाया बाथ टब से बाहर आई और फिर उसने कोमल को उठाकर सोफे पर लिटाते हुए उससे माफी मांगी। शनाया बाथ टब के पास जाकर अंगूठी से कहती है, अंगूठी, बाहर जाकर मुझे भेष बदलने वाला उपकरण दे। अंगूठी ने बाहर आकर शनाया को भेष बदलने वाला उपकरण दिया। रात हो चुकी थी और महर्षि के आते ही महल के सभी पहरेदारों ने उनका स्वागत किया। महर्षि पहरेदारों से पूछते हैं, मेरे जाने के बाद क्या कोई महल में आया या महल से बाहर गया? पहरेदार महर्षि को जवाब देते हैं, नहीं महर्षि, ना कोई महल के अंदर आया और ना ही बाहर गया। महर्षि फिर पूछते हैं, जिस इंसान को मैं अपने साथ लेकर आया था क्या वो महल में है? कहीं उसने भागने की कोशिश तो नहीं की? पहरेदार ने जवाब दिया, नहीं, वो महल में घूम रहे थे और सभी पहरेदार उनके साथ थे। महर्षि फिर पूछते हैं, इस समय वो महल के कौन से हिस्से में है? पहरेदार कहता है, कुछ समय पहले उन्होंने खाना खाया और अभी वो सो रहे हैं।
इतना कहते ही पहरेदार महर्षि को एक रजिस्टर थमा देता है और महर्षि रजिस्टर को देखते हैं जिसमें शनाया की पूरी दिनचर्या लिखी हुई थी। महर्षि रजिस्टर देखकर मुस्कुराते हैं और वो रजिस्टर पहरेदार को वापस करते हुए चले जाते हैं। महर्षि के जाते ही वो पहरेदार अपने साथ खड़े पहरेदार की तरफ देखकर मुस्कुराता है। महर्षि के समलैंगिक होने की बात पर धीरे धीरे सबको भरोसा होने लगा था। सभी पहरेदार अपना गुट बनाकर आपस में महर्षि के समलैंगिक होने पर बातें कर रहे थे। तभी उन्होंने कोमल की आवाज सुनी, तुरंत दरवाजा खोलो, शायद मुझे किसी मिशन में जाना है। ये सुनते ही सभी दरवाजे की तरफ देखते हैं जहां कोमल घबराती हुई दरवाजे पर खड़ी है। पहरेदार कोमल को देखते ही जल्दी से दरवाजे की तरफ जाता है और दरवाजा खोल देता है। कोमल, क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम्हें इतनी रात को बाहर नहीं आना चाहिए। कोमल गुस्से से पहरेदार की तरफ देखती है और उससे कहती है, महल का कोई भी काम किसी भी समय हो सकता है और तुम्हें मुझसे इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। जल्दी से दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है। पहरेदार उसकी बात सुनकर के दरवाजा खोल देता है और कोमल वहां से निकल जाती है। पहरेदार को कोमल की बात पर शक हुआ, लेकिन उसे यह भी लगा कि महर्षि अक्सर इस तरह से अपने शिष्यों को या महल के पहरेदारों को काम बताते रहते हैं जो उन्हें चुपचाप पूरे करने पड़ते हैं। हो सकता है महर्षि ने ऐसा ही कोई काम कोमल को भी दिया हो, इसलिए वो महल के बाहर चली गई। साथ ही पहरेदार के दिमाग में एक और सवाल आया कि कहीं पायल उस मोटे आदमी की वजह से तो बाहर नहीं गई। महर्षि सीधा मेहमान के घर में जाते हैं। मेहमान घर की सारी बत्तियां बंद थी, सिर्फ एक छोटी सी लालटेन जल रही थी। तभी कोमल की आंख खुली और वो लड़खड़ाते हुए उठी। जैसे उसकी नजर महर्षि पर पड़ी, वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, महर्षि। महर्षि कोमल की तरफ देखते हैं और तुरंत पूछते हैं, वो कहाँ है? कोमल महर्षि को जवाब देती है, वो शायद अपने कमरे में सो रहे हैं। कोमल की आवाज सुनकर महर्षि को लगता है कि वो मान चुकी है, शनाया महल छोड़कर नहीं जाएगी। महर्षि शनाया के कमरे में जाते हैं। शनाया को अभी तक मोटे आदमी के भेष में देख महर्षि कहते हैं, जान लगता है तुम्हें वेश बहुत पसंद आ गया है। शनाया महर्षि की बातों पर कोई जवाब नहीं देती, इसलिए महर्षि फिर से कहते हैं, क्या तुम्हें इतनी गहरी नींद आई है कि तुम मेरी बात भी नहीं सुन पा रही हो? महर्षि जैसे ही शनाया के करीब जाते हैं, उन्हें शनाया पर शक होता है, इसलिए वो शनाया का हाथ पकड़कर उसकी नाड़ी देखते हैं। तभी महर्षि को पता चलता है कि यह शनाया नहीं कोई और है और वहां से तुरंत गायब हो जाते हैं। महर्षि महल के दरवाजे पर पहुंचते हैं। वहां खड़े पहरेदार पहले से ही कोमल के बाहर जाने के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी महर्षि पहरेदार से पूछते हैं, क्या कोई दरवाजे से बाहर गया? क्या जो पहरेदारों को चकमा देकर गई वो शनाया थी या शनाया खुद किसी साजिश का शिकार हो गई? जानने के लिए सुनते रहिए एक थी शिरीन, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। पहरेदार महर्षि से कहता है, कोमल अभी अभी दरवाजे से बाहर गई और उसने मुझे दरवाजा खोलने का आदेश दिया। महर्षि शनाया के बारे में सोचते हुए खुद से कहते हैं, तो ये तुम्हारी नई चालाकी है। बिना रुके महर्षि दरवाजे से बाहर गए। तब तक गलियां सुनसान हो चुकी थी। वैसे तो महर्षि गलियों के अंत तक देख सकते थे, लेकिन उन्हें शनाया की परछाई तक नहीं दिखी। शायद शनाया बहुत तेज भागी होगी, इसलिए उसने इतनी जल्दी सारी गलियां पार कर ली। महर्षि अपनी अंगूठी को मुट्ठी से दबाते हैं, लेकिन अंगूठी शनाया को ढूंढने में नाकाम रहती है। हालांकि महर्षि बहुत बार शनाया को पकड़ने में कामयाब हुए थे, लेकिन शनाया उन्हें एक बार और धोखा देकर भाग चुकी थी, इसलिए उनकी किसी भी कामयाबी का कोई मतलब नहीं था। महर्षि ने एक बार फिर उस काली अंगूठी को कसकर पकड़ा और अपनी आंखें बंद की। महर्षि को देखकर लग रहा था कि शनाया ने उनके सामने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। शनाया भेष बदलने की कला के साथ साथ लोगों से बात करना भी जानती थी, इसलिए वो पहरेदार से दरवाजा खुलवा पाई। आम दुनिया में इस तरह के लोगों को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था, पर इस दुनिया में शनाया के लिए कुछ भी आसान नहीं होने वाला था। शनाया के सामने एक और सवाल था कि आधी रात में खुद को कहां टेलीपोर्ट करेगी? क्या कफन की दुकान सही रहेगी? हालांकि दुकान लेन देन के लिए अब तक बंद हो चुकी थी और वहां सिर्फ एक मोमबत्ती भूतिया तरीके से जल रही थी। उस दुकान का माहौल भी भूतिया था, क्योंकि कफन के साथ साथ वहां बहुत सारी चीजें रखी हुई थी। तभी अचानक शनाया कफन की दुकान में आती है। शनाया ने हरे रंग का कपड़ा पहना था। उसके बाल बहुत लंबे और घने थे। वो सुंदर लग रही थी, पर बहुत तेज भागने के कारण उसका चेहरा लाल हो गया था। वो कफन का एक लंबा कपड़ा उठाकर उसे बिछा लेती और फिर उसका दूसरा टुकड़ा ओढ़कर वहीं सो जाती है। सोते सोते वो सोच रही थी कि कहीं महर्षि उसे फिर से ना पकड़ लें। राजमहल की पहरेदारी बहुत अच्छी मानी जाती थी, इसलिए शनाया अपनी टेलीपोर्ट की शक्ति को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाई। शनाया के भागने के बाद राजमहल से आदेश आ चुका था कि अब कोई भी राज्य के बाहर नहीं जाएगा, इसलिए छानबीन होने तक वो किसी एक जगह पर शांति से छुपना चाहती थी। शनाया ने पहले कोमल को बेहोश करके उसे उस मोटे आदमी के भेष में बदला, फिर उसने खुद को कोमल की भेष में बदला और कोमल जैसे दिखने के कारण पहरेदार उसे पहचान नहीं पाया, इसलिए वो महल से निकलने में कामयाब हो गई।
आखिरकार ये बात महर्षि को समझ आई कि कितनी खूबसूरती से शनाया ने इस पूरे काम को अंजाम दिया और किसी को उस पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। साथ ही जैसे ही महर्षि आए तभी शनाया ने अपनी बची हुई टेलीपोर्ट शक्ति का इस्तेमाल करके कुछ मीटर की दूरी तय की और वह दरवाजे तक पहुंच गई। महर्षि के वापस आ जाने के कारण सभी पहरेदार विश्राम की स्थिति में आ गए थे, इसलिए महर्षि का कोई काम समझकर पहरेदार ने शनाया को कोमल के रूप में बाहर जाने दिया। वैसे तो कफन की दुकान को मनहूसियत की नजर से देखा जाता था, इसलिए शनाया को यकीन था कि इतनी रात को वहां कोई आएगा नहीं। साथ ही महर्षि भी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि शनाया कफन की दुकान में छिप सकती है। शनाया का अंदाजा सही था और वो कई घंटों तक वहीं रुकी, लेकिन कुछ देर बाद उसने किसी इंसान को वहां भूत की तरह घूमते हुए देखा। उस समय शनाया अपने चेहरे से मेकअप हटा रही थी। वो मेकअप हटाकर उसे दूसरा मेकअप करना था। तभी अंगूठी शनाया से कहती है, क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? शनाया पूछती है, किस बारे में बात कर रही है? अंगूठी शनाया के सवाल का जवाब देती है, वो दाग जो तुम्हारे चेहरे पर था पहले से हल्का हो गया है। शनाया खुश होकर अंगूठी से कहती है, क्या तुम सच कह रही हो? इतना पूछते ही शनाया खुद को आईने में देखती है और अंगूठी की बात सच निकलती है। जब शनाया राजमहल में नहा रही थी तब उसने बहुत सारी दवाइयों, फूलों और जड़ों का इस्तेमाल किया था। हो सकता है उसी से शनाया का दाग हल्का हो गया हो। फिर भी वो जानने को उत्सुक थी कि आखिर ये कैसे हुआ। हालांकि इस बात का पता लगाने के लिए उसके पास समय नहीं था। अपने मन की तसल्ली के लिए उसने एक बार आईने में देखा। वो पहले से ज्यादा सुंदर लग रही थी। वो बिना खुद को सांवला किए आसानी से भेष बदल सकती थी। शनाया ने खुद को मेकअप के द्वारा एक 16 साल की कमजोर लड़की के रूप में बदला। कुछ देर आराम करने के बाद वो टेलीपोर्ट के लिए तैयार हुई। जब तक वो टेलीपोर्ट कर पाती, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। शनाया सोचने लगी कि महर्षि ने उसे फिर पकड़ लिया और बिना मुड़े वो कहती है, महर्षि, आपको इस जगह का अच्छा ज्ञान है। इतना कहकर शनाया पीछे मुड़ी और उसने यशाचारी को अपने पीछे खड़े देखा। शनाया के लिए बहुत हैरानी की बात थी। इस बार महर्षि नहीं बल्कि यश आचार्य उसके सामने थे। यश आचार्य शनाया की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, महर्षि नहीं, मैं हूं। यश आचार्य की आंखों की चमक बता रही थी कि वो शनाया को पाकर कितने खुश थे। शनाया यश आचार्य की तरफ देखकर उनसे कहती है, आपने जिस तरह मेरे कंधे को पकड़ा है मुझे दर्द हो रहा है, कृपया अपना हाथ हटाइए। यश आचार्य शनाया के कंधे से हाथ न हटाकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए शनाया से कहते हैं, ना मैं इस बार हाथ हटाने वाला हूं और ना ही तुम्हें छोड़ने वाला हूं। यश आचार्य ने पिछले जन्म में शनाया को मार्शल आर्ट सिखाया था। वो शनाया की सारी आदतों को जानते थे और उससे निपटने के तरीके भी उन्हें पता थे। इसके अलावा यश आचार्य के पास एक ट्रैकिंग पक्षी था जिसकी मदद से वो कभी भी शनाया को ढूंढ सकते थे। यश आचार्य को यह भी पता था कि शनाया मार्शल आर्ट में पहले से कमजोर हो चुकी है। उसने बहुत सालों से मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया। साथ ही यश आचार्य लगातार 100 सालों से मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हुए पहले से बेहतर हो चुके थे। इस वजह से उन्हें अपनी कला पर घमंड भी था और शनाया जानती थी कि वो यश आचार्य से नहीं बच सकती, इसलिए शनाया ने हार मान ली। वो यश आचार्य के इतने करीब थी कि उसकी सांसों की गंध को महसूस कर सकती थी। शनाया यश आचार्य से पूछती है, आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? यश आचार्य शनाया की आंखों में आंखें डालकर एक लंबी सांस लेते हुए कहते हैं, मुझ पर भरोसा करो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सकता हूं। यश आचार्य शनाया को अपने साथ लेकर तख्त में चढ़ते हैं। उनका तख्त कोई आम तख्त नहीं था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, बादल उनके पैरों के नीचे उड़ रहे थे। चट्टानें बर्फ से ढकी हुई थी। यह तख्त काफी बड़ा था। इसमें आसानी से कई लोग लेटते हुए आसमान की सैर कर सकते थे और इसकी गति एक लड़ाकू विमान के बराबर थी, इसलिए तेजी से बादल की परतों को चीरते हुए यह आगे निकल रहा था। शनाया तख्त के आगे बैठी थी। यश आचार्य ने उसको कमर से पकड़ा हुआ था। आसमान में चांद चमक रहा था और तारें बादलों के साथ मिलकर टिमटिमा रही थी। तभी यश आचार्य शनाया से कहते हैं, यहाँ आओ, इन तारों को छुओ। यश आचार्य ने अपने दोनों हाथों से शनाया को ऊपर उठाया, लेकिन शनाया ने तारों को नहीं छुआ। तभी यश आचार्य ने बादलों को अपनी ओर घुमाया और शनाया को हाथ आगे करने के लिए कहा, लेकिन शनाया ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। ये बात यश आचार्य को अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो अपने गुस्से को दबाते हुए मुस्कुराते हुए शनाया से कहते हैं, तुम्हें याद है तब तुम 17 साल की थी और मैंने तुमको हवाई जहाज चलाना सिखाया था। हम आसमान में उड़ रहे थे। तुमने कहा था कि एक पक्षी होता तो बेहतर होता और तुम इस पर सवार होकर इन सफेद बादलों को छू सकती। ये सुनकर शनाया कुछ नहीं बोली। शनाया को सब याद था। यश आचार्य उसके बगल में बैठकर उसे समझा रहे थे। हालांकि वो बहुत होशियार थी, इसलिए वो जल्दी सीख गई। शुरुआत में उसने हवाई जहाज टेढ़ा उड़ाया था, लेकिन कुछ देर बाद सब ठीक हो गया। उस समय यश आचार्य ने शनाया की तारीफ भी की थी। यश आचार्य से अपनी तारीफ सुनकर शनाया बहुत खुश थी। कहीं ना कहीं यश आचार्य के व्यक्तित्व को देखकर वो उन्हें पसंद करने लगी थी, लेकिन अपनी बातों को जताना उसे नहीं आता था। वो यश आचार्य से प्यार नहीं करती थी, उसे सिर्फ
उनमें दिलचस्पी थी। वो 17 साल की थी। जब उसने पहली बार अपनी तारीफ सुनी तब उसकी धड़कनें रुक गई थी। जहाज में बैठकर वो इतनी खुश थी कि उसने खुशी में पक्षी पर सवार होने की इच्छा जताई। वैसे तो एक मजाक था, उसने कभी नहीं सोचा था कि वो पक्षी में सवार होकर आसमान में उड़ेगी। वह तख्त आसमान में बहुत तेजी से उड़ रहा था, लेकिन उस पर बैठने वाली सवारियों के आराम में कोई कमी नहीं थी। यात्रा बहुत आरामदायक थी और तख्त के पिछले भाग से यशाचार्य ने मंत्र के द्वारा हवा की दिशा बदल दी थी, इसीलिए शनाया की पीठ में तेज हवा नहीं लग रही थी। यशाचार्य आमतौर पर बहुत बातूनी नहीं थे, पर उन्होंने अपनी पिछली जिंदगी को याद रखते हुए कुछ बातों का खास ध्यान रखा, लेकिन शनाया ने उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। शनाया सोच रही थी कि अगर ये सब कुछ झूठ निकला तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, लेकिन वो बहती हवा कहीं ना कहीं उसकी बेचैनी को दूर कर रही थी। शनाया की आंखों में थकावट देखकर यशाचार्य कहते हैं, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम मेरा सहारा लेकर कुछ देर सो सकती हो। हम जैसे ही पहाड़ों पर पहुंचेंगे मैं तुम्हें जगा दूंगा। शनाया ने इस बार भी यशाचार्य को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो वहां नहीं सोना चाहती। फिर भी वो तख्त पर लेट गई। एक पल के लिए उसकी आंख लगी तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो ऑपरेशन टेबल पर लेटी हुई है। उसके उठने से पहले कोई उसका अंग निकाल कर ले गया। यशाचार्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक बार उनके मन में शनाया से बात करने का ख्याल आया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो बस ध्यान की स्थिति में बैठे रहे। वो पहाड़ जहां उन्हें जाना था महर्षि के राज्य से 1000 किलोमीटर दूर था, लेकिन ये तख्त महर्षि की उड़ने वाली गाड़ियों के मुकाबले ज्यादा तेज था और सुबह होते ही पहाड़ों पर पहुंचने की क्षमता रखता था। पहाड़ बहुत सुंदर और हरे भरे लग रहे थे, लेकिन ये पहाड़ जितने सुंदर थे उतने ही खतरनाक भी थे। पहाड़ों के बीच में बसे बादल ऐसे लग रहे थे जैसे श्रृंखलाएं आसमान में उड़ रही हों और किसी कलाकार ने इन्हें रंगों के द्वारा बड़े से सफेद पन्ने में उतार लिया हो। हिमालय की इन 3 चोटियों में से बीच की चोटी सबसे ऊंची थी। इन पहाड़ों की चोटियों को देखकर यशाचार्य ने लंबी सांस ली। जिस तरह से यशाचार्य उस तख्त को उन पहाड़ों के चारों तरफ घुमा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो वहां रुकने की इच्छा से नहीं आए। शनाया को वापस पाने के लिए यशाचार्य ने बहुत सारी कोशिशें की थी। यहां तक उन्होंने अपनी सारी सूचक चिड़ियां उसके पीछे भेज दी। अंत में उन्हें शनाया मिल गई थी, लेकिन उन्हें एक डर था कि कहीं महर्षि उनके पीछे आते हुए शनाया को ढूंढ कर अपने साथ वापस ना ले जाएं। इसलिए वो आसमान में घूमते हुए ये दिखाना चाहते थे कि वो अभी भी शनाया को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने अपनी सांसों के सारे निशान उस रास्ते से मिटा दिए थे ताकि कोई वहां ना आ सके। महर्षि आध्यात्मिक शक्तियों के ज्ञाता थे और वो कहीं भी आ जा सकते थे। जब यशाचार्य महर्षि से बातें कर रहे थे तो उनके सर में दर्द महसूस हो रहा था, इसीलिए वो महर्षि का सामना करने से बचना चाहते थे। पहाड़ों के बिल्कुल करीब पहुंचते ही यशाचार्य के मंत्र का असर खत्म हो गया और वो आसमान में तख्त पर उड़ते हुए दिखने लगे। अपनी सुरक्षित जगह पर पहुंचते ही उन्होंने राहत की सांस ली। यशाचार्य के 4 शिष्यों ने उन्हें आते हुए देखकर उनका स्वागत किया। फिर शिष्यों ने उस कमजोर लड़की को देखा जिसे यशाचार्य ने अपने गले से लगाया था। हालांकि इससे पहले यशाचार्य किसी के इतने करीब नहीं गए थे, ना ही उन्होंने किसी को गले लगाया था। जब तक कोई बहुत बड़ी सर्जरी ना करनी पड़े वो लोगों से दूरी बनाकर रखते थे, लेकिन इस बार उन्होंने एक लड़की को अपने गले से लगाया था। यहां तक कि उन्होंने अपने शिष्यों के सामने भी उसे नीचे नहीं उतारा। तभी उनका एक शिष्य हिम्मत जुटाकर पूछता है, आचार्य ये कौन है? यशाचार्य ने जवाब दिया, ये मेरी मंगेतर है। इतना कहकर यशाचार्य वहां से चले गए। जाने से पहले उन्होंने ये बात अपने तक रखने का आदेश दिया। सभी शिष्य उनकी बात सुनकर हैरान थे। पहाड़ी पर एक नीले रंग का घर था जिसके एक तरफ नदी बह रही थी और दूसरी तरफ औषधि के पौधे थे जिनकी खुशबू घर के अंदर तक आ रही थी। यह जगह किसी सपने से कम नहीं थी। शनाया हमेशा ऐसी जगह के बारे में सोचा करती थी। आखिरकार उसने यशाचार्य से 3 शब्द कहे, जगह सुंदर है। यशाचार्य शनाया से कहते हैं, मेरे वापस आने तक तुम इस जगह का आनंद उठाओ। शनाया पूछती है, जब हम दोनों यहाँ पर हैं और ये जगह अच्छी है तो आपको कहीं और जाने की क्या जरूरत है? मुझे लगता है शायद भगवान की यही मर्जी है कि हम साथ साथ रहें। इतना कहते ही शनाया ने अपना सर झुका लिया। शनाया को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बातें जो उसने यशाचार्य से कही उनका कोई मतलब नहीं था। उसने ये सब इसीलिए कहा क्योंकि वो जानती थी कि यशाचार्य हमेशा से ऐसी जगह पर रहना चाहते थे। क्या शनाया यशाचार्य के साथ रहेगी या वहां से भी भागने की कोशिश करेगी? आखिर यशाचार्य शनाया को यहां क्यों लेकर आए थे? क्या महर्षि शनाया को ढूंढ पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए एक थी शिरीन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शनाया ने अपने विचारों को दबाते हुए यशाचार्य की पसंद और शर्त के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। शनाया अपनी पिछली जिंदगी एक बहुत बड़े शहर में बिता चुकी थी। भले ही वहां मनोरंजन के बहुत सारे साधन थे, लेकिन यहाँ की सारी चीजों के सामने वो मनोरंजन फीका था।
शनाया को अपनी पिछली जिंदगी में अकेले रहना पसंद नहीं था। डांस, क्लब, ऑनलाइन गेम, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा थी। उसे शराब की जगह पर चाय पीना पसंद नहीं था। अपनी प्यास बुझाने के लिए वो मिनरल वाटर पीती थी, लेकिन यहाँ कई प्रकार के फलों का रस भी उसे अच्छा लग रहा था। उस समय भी शनाया जूनियर रमेश के साथ कई सारी चीजें अपनी इच्छा से नहीं करती थी। तब शनाया उसके जैसा बनना चाहती थी, इसीलिए कई बार वो खुद की इच्छा ना होते हुए भी वो काम करती थी जो उसे पसंद था। दूसरी तरफ यश आचार्य को ऐसा लग रहा था कि पिछली जिंदगी में उन दोनों की पसंद बहुत हद तक एक जैसी थी। हालांकि शनाया की पसंद यश आचार्य की पसंद से अलग भी थी। यश आचार्य फलों के रस पसंद करते थे, लेकिन शनाया के लिए काफी नहीं था। तब शनाया हमेशा सोचती थी कि जब तक जूनियर रमेश उसके आसपास है, उसे उसकी पसंद के साथ संतुष्ट रहना चाहिए और अपनी इच्छाओं की मांग करना उसने कभी जरूरी नहीं समझा। उसने अपनी पिछली जिंदगी में कहा था कि आप जहां हैं मेरा दिल वहीं पहुंच जाएगा। शनाया इन पुरानी बातों को याद करके दुखी हो जाती है। तभी यश आचार्य उसके बालों में हाथ घुमाते हुए मुस्कुराकर उसको देखते हैं। शनाया को लगता था कि पिछले जन्म में यश आचार्य शांत स्वभाव के इंसान थे और वो खुद को व्यक्त नहीं कर पाते थे। हालांकि कुछ पलों में इस प्रकार का व्यक्तित्व होने के कारण उन्हें तिरस्कार का भी सामना करना पड़ता था, लेकिन यह सब झूठ था। शनाया जूनियर रमेश के लिए उसके मंगेतर को जिंदा रखने का एक साधन थी। शनाया यह भी सोच रही थी कि अगर उस समय जूनियर रमेश उससे प्यार करता तो क्या वो उसका दिल उसके शरीर से अलग कर पाता। वो जानती थी कि अगर उसका प्यार सच्चा होता तो वो कभी ऐसा नहीं कर सकता था। हालांकि जूनियर रमेश शांत स्वभाव का इंसान था, वो खुद को व्यक्त नहीं कर पाता था, फिर भी वो शनाया को धोखा देने का कारण नहीं हो सकता था। शनाया के पास एक ही दिल था, उसने वो दिल शनाया के शरीर से अलग करना चाहा, तभी उनका रिश्ता खत्म हो गया। शायद जूनियर रमेश शनाया को पसंद करता था, पर वो उसका प्यार नहीं थी। शनाया के लिए यह सब बेकार था। अब यश आचार्य के प्यार के कारण शनाया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब यश आचार्य शनाया को लेकर यहां आए थे तब उसे ये सब अच्छा लग रहा था, लेकिन पुरानी बातों को याद करते हुए उसके लिए उन सब चीजों का कोई मतलब नहीं रह गया था। शनाया की पिछली जिंदगी में जब जूनियर रमेश उसका दिल निकालने की कोशिश कर रहा था, तभी शनाया ने उसे मार दिया था और बहुत लंबे समय तक उसने जूनियर रमेश से सिर्फ नफरत की थी। और अब यहां भी शनाया को यश आचार्य की पुरानी बातें याद आने पर उनसे नफरत होने लगी थी। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि इतना सब होने के बाद भी यश आचार्य उसके साथ ऐसे कैसे रह सकते हैं। पुरानी बातों को याद करते हुए अचानक से शनाया को हंसी आ जाती है और वो कहती है, ऐसा लगता है कि आप मुझे कोई और समझ रहे हैं। यश आचार्य हैरानी से शनाया की तरफ देखते हुए कहते हैं, कोई और समझ रहा हूं मतलब? शनाया यश आचार्य से कहती है, आपने अभी तक जो कुछ भी मुझसे मेरी पसंद के बारे में कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के बारे में बातें कर रहे हैं। यश आचार्य कहते हैं, ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया और तुम क्या चाहती हो? शनाया ने कहा, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जिस शनाया को आप ढूंढ रहे हैं वो मैं नहीं हूं, वो मर चुकी है। यश आचार्य को सुनकर हैरानी होती है। शनाया फिर यश आचार्य से कहती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस शरीर को पुनर्जन्म ना समझें। इस दुनिया में किसी और के शरीर में रहना तब तक मुश्किल था जब तक कि वो इंसान खुद आपको अपने शरीर में रहने की अनुमति ना दे, या फिर वो किसी राक्षस की पूजा करने वाला हो। शनाया के साथ अन्याय हुआ था और उस दिन उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। क्या पुनर्जन्म से पहले वो एक दुष्ट आत्मा बन गई थी? ये सवाल कई दिनों तक यश आचार्य के दिमाग में घूमता रहा था और उन्होंने अलग अलग तरीके से शनाया के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम रही क्योंकि ये वही शनाया थी। यश आचार्य को लगता है जिस शनाया को वो ढूंढ रहे थे उसे सीनियर डॉक्टर रमेश ने क्लोन से बनाया था और जो शनाया उनके सामने थी उसका पुनर्जन्म हुआ था। साथ ही ये लड़की डरी हुई थी और शनाया कभी किसी चीज से नहीं डरती थी। बहुत पहले से यश आचार्य शनाया का पीछा कर रहे थे, तब भी उनके मन में यह सवाल था कि अगर यह शनाया का पुनर्जन्म था तो यश आचार्य जानना चाहते थे कि उसकी पिछली जिंदगी का अंत कैसे हुआ। इस वजह से उन्होंने कभी सच नहीं बताया, बस वो शनाया की टेस्टिंग करते रहे। जब उन्होंने शनाया को टेलीपोर्ट करते हुए देखा, साथ ही अलग अलग भेष बदलते हुए देखा, तब उन्हें यकीन हुआ कि यह शनाया है। यश आचार्य शनाया से पूछते हैं, मैं नहीं जानता हूं कि तुम इस शरीर में कैसे आई, तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है या नहीं हुआ? अगर तुम शनाया नहीं हो तो फिर तुमने टेलीपोर्ट कैसे किया और भेष बदलना तुमने कहां से सीखा? ये सब सिर्फ शनाया जानती थी। यश आचार्य की बात को खत्म होने से पहले शनाया कहती है, इन सब चीजों के बारे में मैंने 1 साल पहले एक सपना देखा था। यश आचार्य पूछते हैं, इसका क्या मतलब है? शनाया समझाते हुए कहती है, 1 साल पहले मुझे एक औरत का सपना आया। उसने मुझे बताया कि हम दोनों काफी हद तक एक जैसे हैं और वो कुछ विद्याएं जानती है जो उसने मुझे सपने में सिखाई। यश आचार्य को शनाया की इस बनावटी बात पर भरोसा नहीं होता।
इसीलिए वो शनाया से कहते हैं, मैं मान सकता हूं कि तुमने अपने सपने में भेष बदलना और दवाइयां बनाना सीखा होगा, लेकिन टेलीपोर्टेशन शनाया की एकमात्र निजी योग्यता थी जो वो किसी के साथ नहीं बांट सकती थी। शनाया फिर से यश आचार्य को समझाने की कोशिश करती है। टेलीपोर्ट की शक्ति मुझ में बचपन से ही थी, लेकिन मुझे डर था कहीं मेरे परिवार वाले मुझे भूत समझकर घर से ना निकालते, इसीलिए मैंने कभी इसका इस्तेमाल ही नहीं किया। यश आचार्य शनाया से कहते हैं, तुम बिल्कुल शनाया जैसी लगती हो, ऐसा कैसे हो सकता है? शनाया जवाब देती है, इंसान के विचार बदल सकते हैं, स्वभाव बदल सकता है, लेकिन उसका चरित्र कभी नहीं बदलता। शुरुआत में उसकी विद्याओं को सीखने के लिए मैंने खुद को नहीं बदला। उसने मुझसे कई बार कहा कि मुझे उसके जैसा होना पड़ेगा, पर मैंने उसकी बात नहीं सुनी। लेकिन अंत में कुछ घटनाओं के बाद मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझे विद्याएं सीखनी है तो मुझे उसके जैसा होना पड़ेगा, मुझे खुद को बदलना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बदलने का निर्णय लिया। शनाया की आवाज सुनकर यश आचार्य चुप हो जाते हैं और कुछ देर बाद कहते हैं, तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शनाया कहती है, मैं तब जीने के लिए संघर्ष कर रही थी। मैंने गलती से महाराज के सामने कह दिया था कि मुझे शक्तियां देवताओं से मिली हैं। ये सुनते ही उन्होंने महर्षि को बुला लिया। तब से महर्षि मुझे हर जगह ढूंढ लेते हैं। मेरे पास कोई जगह नहीं थी जहां मैं शांति से बैठ पाती, इसलिए मैंने इस बारे में कभी किसी को नहीं बताया। यश आचार्य कहते हैं, अगर तब नहीं बताया तो अब क्यों बता रही हो? शनाया जवाब देती है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि आप शनाया को इतना चाहते हैं, और मैं ये नहीं दिखाना चाहती थी कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है। यश आचार्य शनाया की आंखों में देखते हैं। तभी शनाया अपना मेकअप हटाकर अपना असली चेहरा यश आचार्य को दिखाती है। कुछ समय बाद यश आचार्य अपनी नजरें शनाया से हटाकर बातचीत का विषय बदलने की कोशिश करते हैं। क्या तुम्हें मछली पसंद है? अगर तुम मेरी मदद के बदले मुझे कुछ देना चाहती हो तो मत्स्य उत्सव से मेरे लिए कुछ बनाओ। शनाया मत्स्य उत्सव में गई। वहां अलग अलग तरह के मछली से बने हुए पकवान रखे हुए थे। शनाया बड़ी मुश्किल से एक मछली ग्रिल कर पाई। यश आचार्य ने शनाया की बनाई हुई मछली को चखा और तुरंत उसे रोकते हुए खुद मछली पकाने लगे। शनाया को देखकर हैरानी हुई, क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी में जूनियर रमेश ने किचन के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया था। जूनियर रमेश हमेशा मछली पकड़ के लाता, जिसे शनाया बनाती थी। साथ ही उन्होंने पिछली जिंदगी में कभी भी मछली बनाना नहीं सीखा था। ऐसा लग रहा था कि शनाया को देखकर यश आचार्य ने तुरंत ही मछली बनाना सीखा। तभी यश आचार्य इशारे से शनाया को अपने पास बुलाकर कहते हैं, चक्कर देखो इसका स्वाद कैसा है। शनाया जैसे ही एक निवाला मुंह में रखती है, उसे महसूस होता है कि यह स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि वो बनाया करती थी। हालांकि हमेशा ही है, अलग अलग हाथों का स्वाद अलग अलग होता है, लेकिन यह देखकर शनाया को हैरानी हो गई थी। यश आचार्य ने खाना बनाने का बहुत अभ्यास किया था। कहीं ना कहीं शनाया को उनकी बातें खुशी दे रही थी और शनाया के दिल में फिर से यश आचार्य के लिए जगह बनने लगी थी। यश आचार्य बड़ी बेसब्री से शनाया से पूछते हैं, स्वाद कैसा है? शनाया 2 शब्दों में जवाब देती है, ठीक है। इतना कहते ही शनाया को वो दिन याद आया जब उसने पहली बार खाना बनाया था। खाते ही शनाया ने जूनियर रमेश से पूछा था, स्वाद कैसा है? तो उसका जवाब भी यही था, ठीक है। ये सब यादें शनाया को परेशान कर रही थी। तभी यश आचार्य शनाया से कहते हैं, मुझे खुशी हुई तुम्हें खाना पसंद आया, तुम चाहो तो और खा सकती हो। शनाया वहां से भाग ना जाए, यश आचार्य ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था। साथ ही मत्स्य उत्सव में यश आचार्य शनाया का हाथ पकड़कर बहुत देर तक नदी के किनारे बैठे थे। शनाया जानती थी कि यश आचार्य को डर है कहीं वो टेलीपोर्ट का इस्तेमाल करके वहां से भाग ना जाए, लेकिन यश आचार्य उसे कब तक रोक सकते थे? अगर शनाया भागना चाहे तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता था, लेकिन सवाल यह था कि वहां से भागने के बाद उसे महर्षि से कौन बचाएगा? वो जानती थी कि यश आचार्य इतना जल्दी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं। हालांकि उसे अब तक पता नहीं था कि यश आचार्य उसे चाहते क्या थे। तभी शनाया के कानों में आवाज आती है, खुशबू बहुत अच्छी है। ये सुनते ही शनाया डर जाती है और यश आचार्य की खुशी गुस्से में बदल जाती है। शनाया और यश आचार्य दोनों आसमान की तरफ देखते हैं, जहां बादलों के बीच में वो इंसान बैगनी लबादे को पहने सफेद जानवर पर सवार था। उस जानवर का नाम बता पाना बहुत मुश्किल था। वो ना तो घोड़ा था ना ही शेर। उसके 4 पैर थे और पंख फड़फड़ाते हुए एक अलग आवाज निकाल रहे थे। साथ ही बैगनी लबादे की बनावट भी कुछ अलग थी। नीचे खड़े सभी लोग उस इंसान से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। अंगूठी, जो कि पूरे दिन चुप थी, अचानक शनाया से कहती है, उसने गेंडे को अपनी सवारी बनाया है। गेंडा एक शक्तिशाली जानवर है। वो एक दिन में 10,000 मील की दूरी तय करने की क्षमता रखता है। यह जानवर कभी किसी की सवारी नहीं बनता, इसलिए कभी उम्मीद भी नहीं की गई थी कि महर्षि गेंडे पर सवार होकर वहां आएंगे। महर्षि शांति से उस जगह पर उतरते हैं और यश आचार्य से कहते हैं, मैं खाने की खुशबू सूंघकर यहां रुक गया। अगर आप अनुमति दें तो क्या मैं आपके साथ ये उत्सव मना सकता हूं? इतना कहते ही महर्षि अपना लाया हुआ उपहार यश आचार्य की ओर बढ़ाते हैं।
यश आचार्य और शनाया महर्षि की बातों का कोई जवाब नहीं देते, लेकिन महर्षि को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। वो वहां बैठते हैं। तभी यश आचार्य महर्षि से अपनी नजरें हटाकर शनाया से कहते हैं, तुम यहां बैठो, मुझे उनसे बात करनी है। शनाया को वहां बैठाकर यश आचार्य महर्षि की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन महर्षि आगे बढ़कर शनाया का हाथ पकड़ते हैं और यश आचार्य से कहते हैं, आपने मेरे आते शनाया से जो कहा वो सब मैंने सुना। हालांकि आपकी आवाज मच्छर जितनी धीमी नहीं थी, अगर होती भी तभी मैं सुन लेता। इसलिए यश आचार्य, अब जो कुछ भी शनाया से कह रहे थे अपनी बात पूरी कह सकते हैं, मुझे बेवकूफ ना समझे। और शनाया, तुम यहां मेरे पास बैठो। तभी महर्षि पकवानों की तरफ देखते हुए कहते हैं, शाही खाना मालूम पड़ता है यश आचार्य? 3 साल पहले आपको याद होगा, हमने भी कुछ इसी तरह का उत्सव मनाया था, जिसमें मैंने बहुत कोशिश की थी मैं अपने हाथों से खाना बनाऊं। दुर्भाग्यवश मैं नहीं बना पाया। उस दिन भी आपने मेरी मदद की थी और मछली का स्वाद मैंने कभी नहीं चखा। मुझे लगता है आज सौभाग्य से मैं मछली चख लूंगा। महर्षि अपनी बाजू मोड़कर अपने लिए मछली के पकवान उठाते हैं और 2 निवाला खाने के बाद यश आचार्य से कहते हैं, ये होता है स्वाद। मुझे कहना चाहिए आपको यश आचार्य, आप बहुत अच्छे रसोइये हैं। शनाया चुपचाप महर्षि की बातें सुन रही थी और उसका बायां हाथ यश आचार्य ने पकड़ा हुआ था और दायां हाथ महर्षि के हाथों में था। शनाया दोनों के बीच एक असामान्य स्थिति में फंसी हुई थी। साथ ही उसे यश आचार्य की हथेली ठंडी और महर्षि की हथेली गर्म महसूस हो रही थी। शनाया ने महर्षि के आने तक सिर्फ 2 निवाले खाए थे। उसे अभी भी भूख लग रही थी, लेकिन उसके दोनों हाथ उन दोनों ने पकड़े हुए थे। वो सिर्फ टेबल पर सजे हुए खाने को देख सकती थी। यश आचार्य गुस्से से महर्षि से कहते हैं, अगर आप थोड़ी बहुत नैतिकता रखते हुए एक आगमन की सूचना भेज देते तो हम आपका स्वागत करते। इस तरह बिना बताए मेरे घर में आपका आना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। महर्षि यश आचार्य की बात का उत्तर ना देते हुए उनकी थाली से एक निवाला लेकर खाने के बाद यश आचार्य से कहते हैं, स्वाद सच में अच्छा था। शनाया मन ही मन सोचती है, कितना अच्छा होता अगर यश आचार्य ने इस खाने में जहर मिलाया होता। शनाया महर्षि से विनती करती हुई कहती है, कृपया मेरा हाथ छोड़ें। महर्षि शनाया की तरफ देखते हुए उसका हाथ छोड़ देते हैं और फिर यश आचार्य को शनाया का हाथ पकड़े हुए देखकर कहते हैं, आपने हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? क्या आप डरते हैं कि वो भाग जाएगी? वैसे तो आपने ही उसे मेरे राज्य से चुराया था और आप मुझे कह रहे हैं मैं यहां क्यों आया? मैं यहां उसे वापस लेने आया हूं। हालांकि महर्षि जानते थे कि शनाया उनके राज्य से खुद भागी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सबके सामने यश आचार्य पर इतना बड़ा आरोप लगाया। आखिर वो इस आरोप के जरिए क्या जताना चाहते थे? क्या शनाया महर्षि के साथ चली जाएगी? क्या यश आचार्य के हाथ छोड़ते ही शनाया खुद को टेलीपोर्ट करके वहां से भाग जाएगी? क्या शनाया का सच महर्षि के सामने आ जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए एक थी शिरीन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।